गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा नए अदालती साल की तकरीब से मुखातिब थे। अपनी तकरीर में उन्होंने दो अहम मसाइल का अहाता किया। नंबर एक, अदालती निज़ाम का इनेतात, जिसकी तारीख कमोबेश 7 अशरे पुरानी है। 1 साल कबल अपनी हल्फ बर्दारी के मौके पर जस्टिस खोसा का तकाजा ये था कि इंतजामिया और कानून साज अदालती निज़ाम की तंजीम 9 के लिए 3 tier यानी कि 3 तही निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए। एंड ऑफ कोर्स हुकूमत और पार्लियामान की जानिब से इन तजर तब तो गौर नहीं हुआ। अलबत्ता गुज़िश्ता 1 साल में अदालती निज़ाम में जो मुस्बत बदलाव आया, इसमें 240 की रफ्तार से लिए जाने वाले सुओ मोटोस पर डेड एंड का साइन बोर्ड, जुडिशल एक्टिविज्म की जगह फाल एक्टिविज्म और सनसनीखेज रिमार्क्स पे बनने वाली शह सुर्खियां कम और फैसले कदरे ज्यादा हुए। ये बदलाव मुस्बत तो है, मगर अदालती इनेतात के लिए सरहन नाकाफी है। अनफॉर्चुनेटली ये इनेतात है क्या आखिर? सरे आईना इसके कई पहलू हैं। नाज़रीन, आज साने बल्दिया टाउन को 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 250 अफराद जिंदा जल गए। बेहिस याददाश्त का मुख्तसर फ्लैशबैक किसाने से मुतल्लिक एक रिपोर्ट रेंजर्स ने पेश की। एक अदद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। अदालत के रूबरू चशमदीद गवाहों के लर्जा खेज इतराफी बयान कलम बंद हुए। मगर हुआ क्या? मासूम जानों के एवज लवाहिकीन को 3500 रुपए माहाना पर इंसाफ का किस्सा तमाम हुआ। ना मुजरिमान कैफरे किरदार को पहुंचे, ना कोई जिम्मेदार ठहरा। एंड देन ऑफ कोर्स सानेह साहिवाल इसी कड़ी का नशर मुकर्रर है। CTD की सरेआम वारदात कैमरे की आंख में। JIT की रिपोर्ट, मकतूल खलील और इसका खानदान बेगुनाह और CTD एहलकार जिम्मेदार करार। किस्सा मुख्तसर, अब लवाहिकीन मुजरिमान की शनाख्त से कासिर हैं। वजीर कानून इस सानेहे को कोलैटरल डैमेज के खाते में डालकर बड़े सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हो गए हैं। गोया इंसाफ यहाँ भी मादूम ही है। यूं तो बेशुमार दास्तानें हैं। इफ़ यू कंटिन्यू, शायद एक पूरा शो इसी के अंदर निकल जाए कि जो अदालती निज़ाम पर बैन कर रही हैं। मगर इदारा जाती तनाव, दबाव और तहफ़्फ़ुज़ के किस्से निराले हैं। बेहिस याददाश्त को ज़रा ज़हमत दीजिए। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का हल्फनामा, मुमकिन है याद ही आ जाए आपको। इतला है कि अरशद मलिक केस में 3 मुल्जिमान खुरम यूसुफ, मेहर जिलानी और नासिर जंजुआ को बरी कर दिया गया है। नासिर जंजुआ वो शख्स हैं कि जिनका अरशद मलिक के बयान हल्फी में बार बार जिक्र है। एंड इफ आई से सो, इफ इज अ सेंट्रल कैरेक्टर, तो ये भी कहना गलत ना होगा। वो ये लिखते हैं, जिन दिनों हिल मेटल फ्लैगशिप के मुकदमे सुने जा रहे थे, उनकी समात हो रही थी, उन्हें धौंस धमकी और रिश्वत की पेशकश की जा रही थी। एक सोशल मीटिंग में नासिर जंजुआ उन्हें साइड पर ले गए और ये कहा कि आपको नवाज शरीफ के हक में फैसला देना होगा, वगरना उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। बयान हल्फी में नासिर जंजुआ की नामजदगी के बावजूद रिहाई, और वो भी इतनी जल्दी, 2 बातों की निशानदही बाखूबी कर रही है। जज का बयान हल्फी जो है वो बेबुक्कत और रद्दी है। नंबर 2, हमारे अदालती निज़ाम में इतनी सख्त नहीं अनफॉर्चुनेटली कि ऐसे तगड़े मुजरिमान का कुछ बिगाड़ सके जिनके मरासिम दोनों तरफ बराबर हों। सो अदालती निज़ाम की इस तस्वीर के दोनों रुख से हैं। इसकी दुरुस्तगी के लिए ऐसी हुकूमत से क्या तवक्को रखें जिसका हाल ये है कि जहां डॉक्टर की ज़रूरत थी वहां मोची तैनात है, जहां धोबी दरकार था वहां हुजाम बैठा है। दूसरा अहम पहलू जस्टिस खोसा साहब ने जिसकी तरफ आज इशारा किया, वो जमहूरियत की रूह को लाहक खतरात हैं। उनका कहना था कि इख्तलाफी आवाज़ को दबाना जमहूरी निज़ाम के लिए ख़तरा है। एहतसाब में सियासी इंजीनियरिंग का तासुर इंतहाई ख़तरनाक है। नाज़रीन, जज साहब शायद ढके छुपे अल्फाज में बखूबी ये कह गए कि ये दबी सहमी जमहूरियत का तसलसल जमहूरियत का हक अदा नहीं कर सकता। जब हर इक़दाम दबाव और ज़ाती नाद में दब जाए तो इदारों की तस्वीर के दोनों रुख भयानक और मज़ीद और दिखाई देने लगते हैं। सो एहतसाब के एन पीक पर डील का शोशा हो, -1 की अफवाहें हों, या फिर बिफरने और बिखरने के दरमियान एक कन्फ्यूज्ड ऑपोजिशन का किरदार हो, तस्वीर में रंग नहीं भरे जा सकते। आज इसी हवाले से बात करेंगे। ये 2 अहम केसेस भी उठाएंगे, साहिवाल, बल्दिया फैक्ट्री, नासिर जंजुआ साहब का बशमूल 2 और लोगों का एकदम बरी हो जाना, एंड सबसे बढ़ के एक ऐसी केस स्टडी जिस तरह आज खोसा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तासुर नहीं आना चाहिए एहतसाब के अमल में, बड़ा खतरनाक है। एंड येट वी हैव अ केस स्टडी विच सीम्स टू बी स्क्रीमिंग एग्जैक्टली दैट। उसके ऊपर भी नज़र दौड़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, तर्जुमान वज़ीर आज़म के, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं। तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के भी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। मुसद्दिक मलिक साहब, आपसे आगाज करूंगी। फरमाइएगा, चीफ जस्टिस खोसा साहब का आज का रिमार्क के मुल्क में जारी एहतसाब पे एक ये तासुर आए कि जैसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, बड़ी खतरनाक चीज है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, उन्होंने कई बातें की हैं। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की आवाज़ सियासी जमातें तो बहुत दिन से उठा रही हैं, लेकिन उनकी तो खैर कोई बात सुनता नहीं है। जब भी हम आज भी आप देखें, अगर हम किसी भी प्रोग्राम में किसी भी जगह पे ये बात करनी शुरू करें कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है या डराव धमकाव की तहरीक जारी है या सिलेक्टिविटी के साथ सिर्फ अपोजिशन के लोगों को पकड़ा जा रहा है और तकरीबन 90% पार्टी जो है वो अरेस्ट कर ली गई। हमारी पार्टी में गालिबन 6 या 7 लोग हैं जो बाहर हैं लीडरशिप में, बाकी सब लोग जेल में हैं। तो कहा जाता है कि आप तो सिर्फ करप्शन छुपाने के लिए ये तमाम बातें कर रहे हैं, मगर आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आवाज़ बंद, इख्तलाफी राय बंद करने की कोशिश की जा रही है, ये खुशाइंद नहीं है। और हम भी यही कहते हैं, हमें मीडिया की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ये एक ख़तरा है कि मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है, सियासी जमातों की आवाज़ दबाई जा रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बोल पड़े। लेकिन अगर आप इसको ज़रा थोड़ा एक खुले दिल से देखें तो अदालत के जो फैसले, ये नहीं कहा की जा रही है, उन्होंने कहा ये तासुर खतरनाक है। जी चलें, आप तासुर कह लीजिए, क्योंकि हर बंदा इसी तरह ढके चुके अल्फाज में ही आजकल बात करता है। मगर इसमें कोई आपको इबाम है कि आवाज़ बंद की जा रही है, कि मीडिया की आवाज़ बंद है, या मीडिया में 4-5 हज़ार लोगों को निकाला गया है, या बहुत से एंकर जो हुकूमत की तरफ एक क्रिटिकल नज़र रखते थे उनको नौकरियों से बर्खास्त करवाया गया। ये तमाम बातें सबको मालूम है पाकिस्तान में। मगर मैं साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन जो अदलिया के फैसलों को पर तनकीद होती थी उसमें भी तौहीन अदालत, जो कि दुनिया में बड़ी स्पार्सली, बड़ा कंजर्वेटिवली इस्तेमाल की जाती है, उसको इस्तेमाल करने के बाद अदलिया के भी जो फैसले हैं उन पर तनकीद के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो अब हम किसी पे भी बात नहीं कर सकते। हुकूमत पे बात करें तो कैद हो जाएगी, अदालत पे बात करें तो तौहीन अदालत हो जाएगी, आपके प्रोग्राम में बात करेंगे तो वो बीप आउट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम हो सकता है बंद हो जाए। तो इस वजह से मैं समझता हूँ एक हमें मुआशरे में जो रवैया है, जिसमें एक फैशिज्म है या इसमें एक डर और खौफ है, उसके ऊपर एक नाज़र में गुफ्तगू चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब को मुझे बड़ी खुशी होती अगर वो अदालती फैसलों के ऊपर भी तनकीद का थोड़ा रास्ता खोलते और वहाँ पे भी इसी तरह फराख दिली से कहते कि हाँ, जो फैसले हैं उन पे तनकीद की जा सकती है, मगर एक खास एहतराम के साथ और एक खास आपने तो फैसले के ऊपर पूरी इलेक्शन कैंपेन कर ली, मुझे क्यों निकाला? फैसला तो पब्लिक डोमेन में है, यू कैन क्रिटिसाइज इट, यू कैन एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मगर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म तो भारा, आपने पूरी बड़े जबरदस्त वोट भी लिए हैं उसके ऊपर सर। मगर मुझे जरा स्टूडियो भी इसको लाने दें। चंद साहब से पहले खोखर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये फेक अकाउंट्स केस में भी सिंध बैंक के साबिक सरबरा जो हैं नदीम अल्ताफ, वो भी आज वादा माफ गवाह बन गए। इनका केस डायरेक्टली लिंक्ड है जरदारी साहब से भी। केस बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सो हम पेशरफ भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि काम हो भी रहा है, डॉक्यूमेंट्स हैं भी। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिधर हम देख रहे हैं कि बहुत सुस्ती से भी काम लिया जा रहा है। लोगों को ECL पे डालने के बावजूद, उनकी कोऑपरेशन के बावजूद भी उनको पाबंदी से हासिल कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो रेफरेंस की शक्ल नहीं इख्तियार कर रही, लेट अलोन आगे जाके कोई कन्विक्शंस हों। आपको लगता है कि चीफ जस्टिस का पैगाम सबसे ज़्यादा रेजोनेट आज किसके साथ करना चाहिए? नैब चेयरमैन के साथ, वजीर आजम के साथ? Who was he addressing? You think? या ऑपोजिशन जो ये तासुर दे रही है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है? देखिए, तासुर सिर्फ इस मुल्क में ऑपोजिशन तो नहीं दे रही। लेट्स बी फ्रैंक, एक ऑनेस्ट गुफ्तगू करते हैं और उसमें आपको भी उन हकायक का इल्म है, मुझे भी इल्म है और मेरे भाई नदीम को भी इल्म है कि जिनके ऊपर कुछ मौज़ूआत पे हम बैठ कर यहाँ पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो इस वक्त हालत है उससे आप और आपका इदारा बखूबी वाकिफ़ है। आपके इदारे को जिस कर्ब से गुजरना पड़ता है, जिस कर्ब से गुजर रहा है, जो डॉक्टर साहब ने कुछ इशारे किए, उनमें से एक साहब तो आपके चैनल से उनको निकाला गया और फिर जो आपके अखबार को बंदिश का सामना करना पड़ता है। तो लेट्स नॉट प्रिटेंड कि पाकिस्तान में सब चीज़ें ठीक हो रही हैं और मसला है कोई नहीं, और फिर एक चीफ जस्टिस साहब ने बात की तो वो ज़रा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल नहीं है। हमारे मुल्क में आइडियली तो हम सब ये समझते थे, एक हमारे सबके अंदर एक ख्वाहिश थी कि लॉयर्स मूवमेंट के बाद, जजेस की रेस्टोरेशन के बाद, कि पाकिस्तान में अदलिया एक नए दौर से गुजर रही है और एक नया दौर अब आएगा कि जिसके अंदर अदलिया एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर का किरदार अदा करेगी जो उसका आइन के अंदर तय किया हुआ है।
سیاستدان ماضی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے آئے ہیں, زیادتیاں بھی ہوتی ہیں سیاستدانوں کے ساتھ, اور سیاستدانوں نے کی بھی ہیں. لیکن عدلیہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جو معاشرے کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرتی ہے. اس وقت اگر آپ پورے اس نظام کو دیکھیں تو ہمارا جو کرمنل لیگل سسٹم ہے, ہمارا جو اس کی سول سائڈ بھی آپ دیکھیں تو اس میں اتنے تضادات ہیں, اتنی مشکلات ہیں کہ ایک عام آدمی اور ایک سیاستدان سب کے لیے انصاف کا حصول مشکل ہوا ہے. بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کی اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے. آپ نے نیب کا صرف ایک چیز آپ نے کوٹ کی, اس طرح کے لاتعداد کئی کیسز ہیں کہ جن کے وجہ سے لوگوں نے اپنے آنر, اپنی ڈگنیٹی کے اوپر جب حرف آیا تو وہ لوگوں کے لیے مشکل تھا برداشت کرنا. بریگیڈیئر اسد منیر صاحب ایک بہت بڑی اگزامپل ہے اس چیز کی. طریقہ کار, پروسیس کے اوپر بڑے اختلافات ہیں سر. وہ پروسیس جو یہ تاثر دے رہا ہے جس کا ذکر آج کھوسا صاحب کر رہے ہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ کا, وہ اس پروسیس سے اختلافات ہیں. آپ پہلے اس کے اوپر اپنا بھی رد عمل دے دیجئے, پھر اس کو ذرا آگے ایکسپلور کرتے ہیں. بیکاز پولیٹیکل انجینئرنگ کا مسئلہ ہے کہ توڑ پھوڑ ان کی رینک اور فائل کے اندر بھی, سندھ کے اندر بھی بات ہو رہی ہے, فارورڈ بلاکس کی, پنجاب کے اندر بھی جی بات نہیں ہو رہی, نمبرز کی ویریفیکیشن دے رہے ہیں, اتنے بندے پکے ہیں اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو میں ڈاکٹر مصدق صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا, اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ فریڈم آپ وہ کہتے ہیں جی, لیکن ان کو شاید یہ نیب ریفارمز دونوں پارٹیوں نے کیوں نہیں کی, حالانکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی تھے نون لیگ اور تو اب آپ تن کے رکھ دینا ہے. اچھا میری بات سنیں, اب نیب ریفارمز کی اگر آج نیب لاز میں اگر لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ دار بھی یہ دونوں ہیں. آپ کے دور میں ہو رہی ہے تو یہ دونوں ہیں. میں بتاتا ہوں, نیب ریفارمز ان کے مینیفیسٹو میں تھا, بالکل میثاق جمہوریت کا حصہ, میثاق جمہوریت کا ایسا تھا, لیکن انہوں نے کمپرومائزز کیے ایک دوسرے کی وجہ سے, وکٹمائزیشن بھی کی, سارا کچھ ہوا. دوسرا پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہو رہی ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھیں اگر تو گورنمنٹ کر رہی ہو صرف, تو پھر تو وہ کہیں جی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے, لیکن اگر بہت سارے پلیئر جس میں یہ خود شامل ہے نون لیگ, چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھی یونیفیکیشن بلاک جو پنجاب میں بنا تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ اسلامی جمہوری اتحاد کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اسامہ بن لادن کی فنڈنگ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, پچھلے سارے گناہ نیشنل پچھلے چھوڑیں جی پرانی باتوں کو ہم یاد نہیں کرتے. ابھی آ جائیں ریسنٹ ہسٹری میں سی او ڈی کے سائننگ کے بعد جب انہوں نے کہا جی ہم نے اب نیا اسلام قبول کیا ہے, اب پچھلی باتیں چھوڑ دیں, اس کے بعد بھی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا نا. اس ملک کی پولیٹیکل ہسٹری جس قسم کی, اس لیے اب آگے کی بات, اب دیکھیں نا, میں کہتا ہوں ہم تو ان کی برائیوں کو کتنا ہم صاف کریں گے. کر رہے ہیں ویسے سر, کوئی ایسی بات چل رہی ہے؟ اگر نہیں کریں گے تو ہم ان کے جیسے ہو جائیں گے, سیدھی سی بات ہے. اگر کریں گے تو ان کے جیسے ہو جائیں گے, اگر نہیں کریں گے ہم صاف, تو پھر ان میں صاف نہیں کریں گے تو پھر کیا تبدیلی ہے؟ 99 سیٹوں کے ساتھ یہ ابھی بھی میرے خیال میں اب پہلی ان کا امتحان یہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ انہوں نے ان کے اپنے ممبر جو سینٹ الیکشن میں جنہوں نے کیا, پہلے تو یہ اس انجینئرنگ کو ایکسپوز کریں. عمران خان نے تو 20 لوگوں کو نکال دیا تھا پارٹی سے جنہوں نے پیسے لیے تھے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ممبر, اگر ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے, اب ان کی الزام لگاتے ہیں ہم خرید بھی لیا, تب نکال دیا, اب خرید بھی لیا. دیکھیں گفتگو, اچھا میں دیکھیں اگر پولیٹیکل انجینئرنگ جوڈیشری کا کانٹیکس جو آج چیف جسٹس نے کہا اور جو میرے بھائی کی گفتگو ہے, یہ ایک دوسری کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. صرف اگر ہم اسی کانٹیکسٹ میں اگر جو آپ نے ایگزامپل بھی دی نیب کا, آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا نیب آپ کے خیال میں امپارشلی اور انڈیپینڈنٹ طریقے سے کام کر رہی ہے یا وہ اس کے اوپر پریشرز ہیں؟ یہ ایک سمپل سی بات. دیکھیں نیب لاز میں کوئی پی ٹی آئی کا رول ہے, نیب لاز کو چھوڑ دیں, نیب کی اپوائنٹمنٹ میں موجودہ نیب کا جتنا سیٹ اپ ہے اس میں کوئی پی ٹی آئی کا رول ہے نہیں. اگر اچھا کام کر رہی ہے تو پھر بھی آپ کے ذمہ ہے, اگر برا کام کر رہی ہے تو پھر بھی آپ کے ذمہ ہے. اگر گورنمنٹ آج ریفارمز کرنے, میری بات سنیں, گورنمنٹ آج ریفارمز کا پرائم منسٹر نے کہا, آپ لوگوں نے بھی تنقید شروع کر دی, اپوزیشن نے بھی, میڈیا نے بھی تنقید شروع کر دی, یہ تو جی جب اپنی باری آئی ہے تو آپ ریفارمز کی طرف چلے گئے, آپ تو پھر آپ نے ریفارمز میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی. گورنمنٹ کو اچھا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ بزنس مین کو تنگ کیا جا رہا ہے, ہم اس میں ریفارم کرنا چاہتے ہیں, بیوروکریسی کو تنگ کیا جا رہا ہے, ہم اس کو ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں رکاوٹ کون آئی؟ ایک میڈیا کے اوپر کمپین چلا دی گئی, ایک کہ جی عمران خان صاحب اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں.
प्रॉब्लम ये आप लोगों ने जब ये कर्जा कमीशन बनाई ना, डेट कमीशन, जिसके बाय द वे अब गालिबन 2 महीने और रह गए हैं, तो कोई ना कोई इंकशाफ होगा कि इस मुल्क में 10 सालों से क्या हो रहा है। मैंने तब लिखा भी, बोला भी कि आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हुकूमत के साथ वाबस्ता रहा है, कोई भी, वो अब डर के बैठ जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसके सारे खाते खुलेंगे। यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर तब तक नहीं हिलेगा जब तक उसको ये नहीं पता लगेगा कि मेरे लिए कोई नेगेटिव एक्सपोजर नहीं है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है, जब तक उसको ये यकीन दहानी ना हो कि मैं किसके साथ पाकिस्तान में काम कर सकता हूं जिधर मैं महफूज हूं, सेफ हूं, तब तक वो इधर पैसे नहीं लाएगा। यानी कि इट इज इनक्रेडिबली हैजर्डस टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। मैंने तब लिखा, बोला, आज आप अब यही काम कर रहे हैं, आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट करके जो जिनका तासुर है, अगेन कीप ऑन सेइंग तासुर, ये तासुर जाहिर करना भारा फिर आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कामयाब हो रहे हैं अगर ये तासुर कायम करने में। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, हमें छोड़ दीजिए कार के आपके सामने, रेकोडेक आपके सामने मौजूद है, स्टील मिल्स केस। स्टील मिल्स, अच्छा अब ये वो केसेस हैं कि जिनके अंदर आलमी अदालतों ने पाकिस्तान के दिए, आला अदलिया के दिए हुए फैसलों को साइड पे किया और पाकिस्तान पे जुर्माने आयद कर दिए जो टैक्स पेयर के जेब से आप पैसों से जाएगा। अब गुजारिश ये है कि हम चले पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को एक साइड में, लेकिन क्या ये निजाम ऐसा निजाम है कि जिसके अंदर कोई शख्स इन्वेस्ट करेगा? एलएनजी का आपने ये जो सिलसिला खोला, हाँ। आप एक तरफ चाहते हैं कि एलएनजी के अंदर आके दुनिया इन्वेस्टमेंट करे, टर्मिनल्स लगे, प्लांट्स बने, दूसरी तरफ ये भाई यहाँ तक इंटेलेक्चुअल बहस का तल्लुक है ना, अच्छी बहस शुरू हुई है, जहां तक इंटेलेक्चुअल बहस का तल्लुक है तो मेरा आपसे 100% इत्तेफाक है और ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब लेकिन इसका हल क्या है? मैं बताता हूं हल इसका क्या, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं हाँ। कि इन कबातों से, इन बुरी चीजों से हम आगे चले जाएं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी ना हो, जुडिशरी भी ठीक हो जाए, रिफॉर्म्स भी हो जाएं। इसमें अपोजिशन का भी रोल है कि सिर्फ हुकूमत का? सर हुकूमत, आप जवाब दें फिर मैं बताती हूं हुकूमत का किस हद तक रोल है। अच्छा, अब सेनेट के अंदर हम नैब रिफॉर्म्स के हवाले से एक बिल टेबल कर चुके हैं, सेनेटर फारूक नाइक साहब ने वहां पे टेबल किया है। अब नैब के कानून के अंदर कबाहतें हैं क्या क्या? अब पहली कबाहत जो नैब के कानून के अंदर है वो है 90 डेज का रिमांड। अब 90 डेज का रिमांड जो है वो हमारे सीआरपीसी के दीगर प्रोविजंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। फिर उसके बाद नैब के कवानीन में जमानत नहीं है, फिर और बाकी हमारे कवानीन में जमानत मौजूद है। तीसरा कि जो पावर ऑफ अरेस्ट है वो बड़ी आर्बिट्रेरीली इस्तेमाल होती है, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे, इंक्वायरी की स्टेज पे या रेफरेंस की स्टेज पे। चेयरमैन नैब का डिस्क्रेशन है, वो जब चाहे जिसको मर्जी गिरफ्तार कर ले, ये अदालत के पास होना चाहिए। इसको हमने देखा कि ये ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। वॉलंटरी रिटर्न, कि वॉलंटरी रिटर्न एक ऐसी चीज है जिसपे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद है कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स करप्शन करे, पैसे वापस करे, हिस्सा अपना फिर सिस्टम का हिस्सा बन जाए। तो नैब के अंदर ये अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें, जो बाय द वे आपको बुरा लगेगा मगर आपकी सिंध गवर्नमेंट ने कोई 150 से ज्यादा बंदे से प्ली बार्गेनिंग करके उन अफसरान को बहाल कर दिया उन्हीं पोजीशन। नहीं, वो तो देखिए ना, आई मीन दिस इज मिसयूज ऑफ लॉ एवरीवेयर ना, दिस इज द प्रॉब्लम। इजाजत दे रहा है, अगर कानून इजाजत दे रहा है तो हमारा ऐसा काम है लेजिस्लेटर्स कि हम उसको अमेंड करें। नहीं, इसे तो गवर्नमेंट आखिर चलानी भी तो है ना, उन्होंने मेजॉरिटी है। मैं आपको मुसद्दिक मलिक साहब, मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहती हूं क्योंकि ये आपके अपनी क़यादत से इंटरलिंक्ड है। सर, ये शेख इमरान उल हक हैं जिनकी कल हेयरिंग है कोइंसिडेंटली। आखिरी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आखिरी समात में भी कहा सर मुझे 14 दिन और चाहिए। कोइंसिडेंटली नैब के हुकाम ने पहली बार एलएनजी का टर्मिनल विजिट किया चंद दिन कबल, यानी कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं, यानी कि केस की तमाम अलिफ बे पे आती नहीं, यानी कि जिसको अंदर रखा हुआ है वो मुल्क फरार होना ही नहीं चाह रहा था। ईसीएल पे वैसी नाम है, वो कोऑपरेट वैसे ही कर रहे थे। शाहिद खान अब्बासी साहब के टाइम के ऊपर ये गो हेड्स दी, ये काम किया गया जो कि जरदारी साहब के टाइम से लिंगर ऑन कर रहा था। एंड इफ यू गो इनटू द केस, इट्स अ वेरी ओपन एंड शट केस। ये शाहिद खान अब्बासी साहब का बड़ापन है जो उन्होंने मिफ्ता साहब को भी, शेख इमरान उल हक को भी ऑफर किया कि आपसे जो पूछा जाए मेरे मत्थे लगाएं, आई विल आंसर, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर सर, इस मुल्क के अंदर कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी हाईली स्किल्ड पर्सनल, कोई भी बेहतरीन एक्सपीरियंस रखने वाला इंसान क्यों आएगा इस मुल्क में काम करने या अपनी सर्विसेज हुकूमत को देने के लिए, जब हुकूमत के साथ कभी भी काम। अब बाय द वे ये वो हुकूमत है जो टर्न अराउंड करना चाह रही है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, जो बात कर रही है क्रेडिबल बोर्ड और मैनेजमेंट लाने के हवाले से। कौन इनके साथ काम करेगा जब आप प्राइवेट सेक्टर के सीईओज के साथ ये सलूक करेंगे? एक रिपोर्ट देखिए, देन I'd like your comments, sir.
मुसद्दिक साहब, एनर्जी सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट लॉ कोई समझता नहीं है, आप जानते होंगे इस केस को कि भाई आप 1.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करें, एलएनजी हम एलएनजी आपको प्रोवाइड करेंगे। 2010 में क्राइसिस आ जाती है, नेचुरल गैस की इधर किल्लत हो जाती है, अरबों रुपया इनका लगा होता है, वो कहते हैं हम खुद इंपोर्ट कर लेते हैं, खुद पाइपलाइंस बना लेते हैं। जरदारी साहब के टाइम पे नहीं मिलती गो अहेड्स और क्लियरेंसेस टू डू द सेम। फाइनली ये काम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बीइंग एन इंजीनियर हिमसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग द इशू, ये काम करवाते हैं। दासू डैम जैसा ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट, उसका ड्यू प्रोसेस जो है वो पूरा फॉलो होता है। कोई लॉ ऐसा नहीं है जिसको नैब जिसका जिक्र कर रहा है कि ये लॉ आपने तोड़ा है, मगर अंदर बैठे हुए 35 दिनों से, कल फिर हेयरिंग है, रिमांड शायद और बढ़ जाए। द पॉइंट बीइंग, इधर के प्रोफेशनल्स, इधर के सीईओज, प्राइवेट सेक्टर क्यों प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जाएगा इस हुकूमत के साथ, व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी वन वे और अनदर पॉलिटिकली टेंटेड। देखिए, पहली बात तो ये है कि शेख साहब के साथ मैंने ज़ाती तौर पे काम किया हुआ है। शेख साहब एक बेइंतहा ईमानदार आदमी हैं। मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन बड़ी बड़ी सियासी जो शख्सियात थी उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया जब ये PSO के MD थे, और कोई शख्स नहीं आपको पूरे मुल्क में बता सकेगा कि इन्होंने किसी को एक डीजल का ठेका, किसी को एक पेट्रोल पंप सियासी बुनियाद पे दिया हो, या किसी भी शख्स का कोई काम किया हो। सवाल ही नहीं पैदा होता, ये इतने अपराइट आदमी हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ठेके के अंदर खुर्द-बुर्द का कोई इल्ज़ाम है तो भाई जो कंपनी का मालिक है उससे आप पूछें। कंपनी का एक मुलाजिम जो है, अगर आप समझते हैं कि किसी ठेके के अंदर किसी ने कोई हेर फेर किया है तो किसी मालिक ने हेर फेर किया होगा, क्या उस कंपनी का जो MD है या उस कंपनी का जो चीफ है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा है उसने हेर फेर किया होगा। तीसरी बात यह है कि हेर फेर है कहाँ पर, यानी एक टर्मिनल में बिडिंग होनी थी, कंपेटिटिव बिडिंग होनी थी, वो कंपेटिटिव बिडिंग हुई, जो कंपनी जीत गई उसको ठेका दे दिया गया, उस ठेके की मुताबिकत से कंपनी ने अपना LNG रीगैसिफिकेशन का टर्मिनल लगा दिया और पाकिस्तान में 600 MMCFD मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वो आनी शुरू हो गई, लोगों के चूल्हे चलने शुरू हो गए, मुल्क में इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई। इसमें चोरी है कहाँ पर? और वैसे ही आपकी बात 100% ठीक है कि इमरान साहब के बाद कौन आएगा, कौन शख्स है जो आके इस मुल्क में खिदमत करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ इसके साथ, जैसे मैं इमरान के लिए, शेख के लिए वाउच कर रहा हूँ उनकी ईमानदारी को, उसी तरह ये तीनों भाई मेरे बैठे हुए हैं, ये सब मिफ्ता इस्माइल को जानते हैं। मिफ्ता इस्माइल के मुतालिक भी तीनों वाउच करेंगे। मेरा ख्याल है कि शायद हमारे PTI के दोस्त भी करेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा साहब उनको जानते हैं, मैं जानता हूँ, बेशुमार लोग जानते हैं। पूरे कराची शहर में कोई शख्स उन पे उंगली नहीं उठा सकता उनकी शफाफियत के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, और उनको भी जेल में डाला हुआ है। तो माहौल कुछ ऐसा बन गया कि चले। मेरा मसला ये नहीं है सर, मेरा मसला you're right, मेरा मसला ये नहीं है चंद साहब कि ये बहुत शफाफ है और हम कह रहे हैं कि हैं और इनसे सवाल ना पूछा जाए। सर सवाल ये है कि आप फॉर द फर्स्ट टाइम एक प्राइवेट सेक्टर के CEO को उठा रहे हैं विदाउट एनी एलिगेशंस या कोई ठोस क्रिमिनल ऑफेंस, ये नहीं बता रहे। यू स्टिल आप एविडेंस नहीं ढूंढ रहे हैं सर, हम अभी ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं रॉन्ग डूइंग हुई है। पीके जिधर अदालतें छोड़ देती हैं, PK जी आप कहते हैं ना गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं। अगले दिन कैबिनेट में भी शेख इमरान उल हक साहब के बारे में डिस्कशन हुई कि PM ने भी कहा कि यार सुना है ये अच्छा आदमी है, इसको विक्टिमाइज नहीं कहीं किया जा रहा। कैबिनेट के अंदर डिस्कशन हुई, कुछ लोगों ने इनके हक में भी राय दी, कुछ ने कहा नहीं जी कुछ उन्होंने किया होगा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि वो अच्छा आदमी है। गवर्नमेंट के लेवल पे, ये मैं आपको कैबिनेट के अंदर की खबर बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के लेवल पे कोई ऐसी चीज नहीं कि एक बंदे को टारगेट करें। रह की बात, मैं आपसे एक बात इत्तेफाक करता हूँ कि जो भी इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए सर्व किया है, उनके साथ अदल का तकाजा तो मिफ्ता इस्माइल हो या इवन शायद खाकान अब्बासी हो। कॉर्पोरेट पाकिस्तान को तो आपने डरा के रख दिया। देखिए जो अकाउंटेबिलिटी है ना, अगर अदल से हटेगी ना तो उसको कोई यकीन चल एक वक्फा ले लूं। ये कहते हैं अकाउंटेबिलिटी अदल से हटेगी तो मसला पड़ जाएगा। सुओ मोटो नोटिसेस के भी बड़े जिक्र है। मैं भी ये वक्फे से पहले ये कह रही थी, जिधर सुओ मोटो नोटिसेस के थ्रू PKLI या वो भाई क्या था मोबाइल टैक्स के ऊपर अरबों रुपए का हमें नुकसान हो गया मुल्क को, जिधर सुओ मोटो नोटिसेस नहीं होते इधर उधर वो दूसरे इदारे जो है मत मार देते हैं। तो ये किस तरह ये निजाम चलेगा कि लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, इनोवेशन लाएं, आपके जबरदस्त किस्म के इंटेलेक्चुअल्स, इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स जो है वो मैदान में उतरे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ काम करें। तो ब्यूरोक्रेसी एट अ स्टैंड स्टिल। एक वक्फे के बाद
आपके वापस आने का शुक्रिया। बड़ी जबरदस्त बहस हो रही थी चंद साहब के साथ। सोशलिस्ट हैं, चले एट हार्ट, क्यों कमाते हैं लोग 20-20, 30-30 लाख? लाएं फिर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन सर, लाएं इस मुल्क में आप सीईओ हाईली प्रोफेशनल लोग। किधर से आप लोग, स्टील मिल्स, पीआईए, इनकी किस्मतें कैसे बदलेंगे प्रोफेशनल बोर्ड के साथ कि अगर आपको ये पेस खटकती हैं तो कहां से लाएं? मीडियोक्रिटी इधर थ्राइव करेगी? देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी रिफॉर्म तो आपको जुडिशियल सिस्टम में या जुडिशरी में करनी पड़ेगी। वो कर रहे हैं अपना काम? नहीं कर रहे प्रॉपर, माजरत के साथ। मैं अभी आपको बताती हूँ वो क्या अगर आज जुडिशरी ठीक काम कर रही होती ना, ये आपको हमें बहस का मौका नहीं, वो बिल्कुल मुझे, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, आई थिंक बड़ा फर्क पड़ा है एक साल में। जुडिशरी से लेकर सिविल जजेस से लेकर मैं माजरत के साथ इंतहाई नहीं लोअर, हाँ नीचे बिल्कुल मसला है सर, मगर कोशिश हो रही है, आपकी हुकूमत की कोशिश भी नहीं दिख रही। मैं कहता हूँ कोशिश देखे, एक पूरा सेगमेंट जिस मुल्क की अदालतें इंसाफ दे रही हो ना, उस मुल्क में कोई बंदा ना सलाउद्दीन उधर एग्जीक्यूटिव को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एग्जीक्यूटिव को काम करना पड़ता है, फिर भी तो साहिवाल में क्या हुआ मिलता है, फिर हम सवाल साहिवाल में क्या हुआ है? आपकी हुकूमत ने इंसाफ को यकीनी बना लिया है? नहीं, साहिवाल में अगर बेइंसाफी हुई है तो क्या, अगर बेइंसाफी, 3 बच्चे यतीम हो गए हैं, पूरी जिंदगी की लिस्ट कार्ड है, माँ बाप को उनके आंखों के सामने कत्ल किया है, कैमरे की आंख में सब पकड़ा है। मैं कहता हूँ इंसाफ होना चाहिए, मैं कहता हूँ इंसाफ होना चाहिए। जो मुजरिम है उनको कटड़े में जाना चाहिए। किसने कहा माराटाउन वाकया हो, साहिवाल हो, सलाउद्दीन का वाकया हो, दवाएं जाना चाहिए, किसने लेके जाना है? देखिए अगर सिर्फ आप समझते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव का कमाल है, सिर्फ करना है, मैं ये कह रही हूँ, इसमें प्रोसिक्यूशन है, इसमें इन्वेस्टिगेशन है, इसमें जुडिशरी है, इसमें सारे पुलिस रिफॉर्म्स अभी तक यकीनी नहीं हुए सर पंजाब के अंदर। आई रोज टॉर्चर्स हैं। आप, मैं मुसद्दिक साहब के पास भी एक चली जाऊं, ही इज ऑफुली क्वाइट। मुसद्दिक साहब, पंजाब में रिफॉर्म स्लो है, ये तो मैं एग्री करता हूं। चले ये एग्री कर रहे हैं चंद साहब, बड़ा ने इनका कि पंजाब में रिफॉर्म्स स्लो हैं, बट जब मैं कहती हूं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए हैं, खोसा साहब ने एटलीस्ट काम किया है सर, तो सुओ मोटो के जरिए जो हम लोगों ने देखा था, एक वक्ती हल हमें बताया जा रहा था कि मौजूदा चीफ जस्टिस इसके कायल नहीं है, ये हमने 1 साल में देखा है। उनका मानना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म की बजाय फाल जुडिशलिज्म को जो है वो हमें इंकरेज करना चाहिए। गुजरा 1 साल जो है ये इसकी दलील है। सुओ मोटो नोटिस जो है उनसे बड़ी एहतियात बरपा गई है। 7 घर को ठीक करने के फैसले भी हमने देखे हैं। 1 साल में 18 लाख मुकदमात कम होकर 17 लाख तक आ गए हैं, जो हमें बताया गया ऑफिशियल रिकॉर्ड। और बेहतरी तो ये है ही, मगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 1 साल में 19,751 मुकदमात दर्ज हुए। इसके अंदर से 57,684 मुकदमात निपटाए गए हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स बने हैं, 7 इस तरह की कंप्लेंट सेल्स कायम हुई हैं, और ओवर आई बिलीव ओवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान। सो मोटो नोटिसेस अगर कम हुए हैं तो क्या दोबारा किसी इफ्तिखार चौधरी या साकिब निसार की जरूरत, अगर आज मैं पूछूं किसी से, नोबडी वुड से की जरूरत है? आज एक फीलिंग ये आई थिंक एस्टैब्लिश्ड है पाकिस्तान में। देखिए, पहले तो मैं जो आप पिछली बात कर रही थी, मैं एक बात सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि इधर तमाम गुफ्तगू ये हो रही है कि मुल्क की अगर हमने ये तमाम स्टेट एंटरप्राइजेस ठीक करनी है तो प्राइवेट सेक्टर से क्यों लोग आएंगे। लेकिन ये गुफ्तगू कोई करने को तैयार नहीं है कि मुल्क के अंदर पढ़े लिखे लोग और ईमानदार लोग सियासत में क्यों आएंगे। यानी आपको मुल्क की सियासत और वो लोग जिन्होंने कानून साजी करनी है उनकी फिक्र नहीं है। आप कहते हैं उनको बेशक जो मर्जी करते रहो, लेकिन कम से कम प्राइवेट सेक्टर के लोगों से ये सलूक ना करो। इस वक्त भी जो इनका जो अमेंडमेंट्स लेकर आई है, वो अमेंडमेंट्स ये हैं कि प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दो, ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ दो, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा। आप समझते हैं, यानी असम्पशन ये है कि जो सियासत में आए उसको यानी चोर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ईमानदार हो और वो जेल चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो आप दूर बैठे मुसद्दिक साहब, अभी शो स्टार्ट होने से पहले मुझे घेरने की कोशिश कर रहे थे चंद साहब। आ जाओ सियासत में, लोगों को सियासत करनी चाहिए। यही रह गया सर, 3 बच्चे छोड़ के जेल में बैठ जाते हैं। जेल में जाएंगे, स्ट्रगल करो, जेल में जाओगे, स्ट्रगल करोगे, अल्टीमेटली हक की फतह होगी। गलती करें तो स्ट्रगल करें ना, स्ट्रगल किसी मकसद के लिए करें ना। यानी कि वेले बैठे तो चलो कट काट बढ़ाते हैं, छोड़ जाएंगे तो फिर कम ज़रफ़ लोग आगे आएंगे। वो कहते हैं कट काट बढ़ाओ, जेल चलो। देखिए, चंद साहब के घेरे में मैं आने को तैयार हूँ, पीटीआई के घेरे में आने को तैयार नहीं। तो चंद साहब अगर घेरा डालना चाहते हैं मेरे और मुस्तफा नवाज के, हम हंसते हुए चले जाएंगे इनके घेरे में, ये बेशक जेल भेज। नहीं, मैं आपको जेल में तो नहीं डालना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग सियासत करें, अच्छे लोग और अच्छे लोग आए सियासत में। सियासत में जरूर है कि सिर्फ लोगों ने वो कारपोरेट सियासतदानों नहीं आना है सिर्फ, लेकिन मैं साथ के साथ आपको ये कोई वर्किंग क्लास के लोग भी आए, कोई अच्छे दिमाग आए, करैक्टर वाले लोग आए, आगे बढ़े। हर क्लास के लोग आए, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा और ईमानदार आदमी आता है तो आप क्यों उसको डिस्पेंसेबल समझते हैं? आप क्यों समझते हैं मिफ्ता इस्माइल पे बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बात होनी चाहिए कि ईमानदार आदमी है।
اور ہر ایک کا مقدمہ ہمیں آگے بڑھانا چاہیے جو پڑھا لکھا ایماندار ہے، تاکہ زیادہ لوگ سیاست میں آئیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے دوسری بات کی طرف۔ دیکھیں سپریم کورٹ کی جو کارکردگی ہے، اسماعیل کا قصور یہ ہے کہ وہ کرپٹ سسٹم میں سیاست میں آ گیا۔ اچھا آدمی ہے، مجھے تو سچی بات ہے، وہ کرپٹ بھی نہیں لگتا، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، مجھے تو نہیں لگتا، لیکن اس کا قصور یہ ہے کہ وہ برے لوگوں میں آ کے پھنس گیا۔ دیکھیں کیبنٹ ایسی میں بیٹھا تھا کہ جس میں میجارٹی لوگ ہیں، اس میں تو میں بھی بیٹھا تھا چند صاحب، مجھے بھی آپ پھر یہی کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ تو ہمیں ویسے آپ بھی اچھے ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں کون سا، آپ ضرور اپنے اوپر آپ نے ضرور آنا ہے۔ نہیں، آپ میرے دوست ہیں نا، تو میں اپنے اوپر لے آتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی شرمندگی ہو، پھر آپ نہیں ذرا گفتگو کو واپس کانٹیکسٹ میں لے کے آئیں ڈاکٹر صاحب، تو گزارش جی میں آخری میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی تو کارکردگی اچھی رہی ہے، جو اس وقت جورسپروڈنس ہوئی ہے، آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ یہ جورسپروڈنس کس نوعیت کی تھی، کیونکہ اس سے جو مسائل پیدا ہوں گے، اس وقت تو کوئی بندہ اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، مگر آنے والا وقت ضرور اس جورسپروڈنس کو بڑی کریٹیکل نظر سے دیکھے گا۔ مگر اس کے علاوہ جو لوور کورٹس ہیں، وہ 18ویں ترمیم کے بعد اب ہائی کورٹس کے نیچے ہیں، تو ان کے تمام جو عدالتی اور جو عدلیہ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں وہ ہائی کورٹس کے پاس ہے، تو ہائی کورٹس کو جو لوور کورٹس کے آپ مقدمات کا ذکر کر رہی ہیں وہاں پہ بھی بہتری کرنی چاہیے، اور ایڈمنسٹریشن کو جو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ سر آج کی ایک بریکنگ نیوز بھی ہے، آرٹیکل 149 کے حوالے سے فاروق نسیم صاحب نے کہا ہے کہ اس کا اطلاق سندھ میں ضروری ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے آرٹیکل؟ میں تو آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں سر، what does this mean؟ میں نے ابھی تک نہیں سنا، سعید غنی صاحب نے کہہ دیا وفاق کو کسی شہر کے اوپر کنٹرول کا حق نہیں دیتے ہم، مگر 149 کا ابھی آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ذکر آج ہی ہوا ہے سر، آج یہ بات ہو رہی ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے، میں نے کہا 99 سیٹوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں، روز کا یہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں سندھ میں، اور یہ اب آرٹیکل 149 کا ذکر، what does this mean exactly؟ سندھ میں ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ ملے، پینے کا صاف پانی ملے، اور سندھ کے لوگوں کو صفائی ملے، سندھ کے لوگوں کو تحفظ ملے۔ اس جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ سے ہم بے شک پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، مرتضیٰ واب ہو یا سعید غنی ہو یا جس طرح اور لوگ ابھی پی ٹی آئی کے لوگ، وہ دینے کے لیے اگر لوگوں کا دیا ہوا مینڈیٹ کا ہم احترام کریں گے، مینڈیٹ کا ہم احترام کریں گے، اگر آپ احترام کر رہے ہیں تو آپ کے گورنر مینڈیٹ کا ہم احترام کریں گے، لیکن ایک طرح کی ایمرجنسی نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ، اگر آپ دیکھ بھی لیجئے سر اس کے اندر، تو میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کا چوتھا پوائنٹ ہے ایگزیکٹو اتھارٹی آف دا فیڈریشن شل آلسو ایکسٹینڈ ٹو دا گیونگ آف ڈائریکشنز ٹو اے پروونس، یعنی احکامات دیے جائیں گے صوبے کو ایز ٹو دا مینر ان وچ دا ایگزیکٹو اتھارٹی دیئر آف از ٹو بی ایکسرسائزڈ فار دا پرپز آف پریونٹنگ اینی گریو menace to the peace or tranquility or the economic life of Pakistan or any other part. In other ways, it is an emergency. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وفاق غور کراچی میں یہ کام کرنے کا، یہ آج کی بڑی خبر ہے، یہ فاروق نسیم صاحب میٹنگ آئے گی تو اس میں ڈسکشن ہوگی، تو پھر ہی میں آپ کو یہ آپ کو لگتا ہے جائز ہے بات کہ آپ لوگ آپ کے کیبنٹ منسٹرز اس طرح کے بیانات دے دیں ٹیلی ویژن کے اوپر سر؟ کوئی انڈیویجولی کسی نے بیان صحیح کہہ رہے ہیں کھوسا صاحب، یعنی پھر یہ تاثر نہیں ہے، یہ تو پھر کیا ہے یہ، آئی مین جب کیبنٹ میں ڈسکس ہوگا تو میں ضرور آپ کو جواب دوں گا۔ کیبنٹ میں لا منسٹر ہیں، ذہن میں رکھیں وہ لا منسٹر ہیں، نہیں میں ان کی رائے کا احترام، آپ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی میں 99 سیٹوں کے ساتھ، آپ ابھی بھی ان سے کیوں رہے ہیں؟ فواد چودھری ڈے ون سے کہہ رہے ہیں ان کو اپنی حکومت بنا کے چھوڑیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ خان صاحب بہت سی اور باتوں کی طرح آن ریکارڈ ہے جب انہوں نے کہا کہ ہمیں مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے لوگوں کے، اور کوئی ہمیں فارورڈ بلاکس نہیں بنانے چاہیے، ووٹ نہیں خریدنے چاہیے۔ آج وہاں پر ان کی اپنی پارٹی سندھ میں کیا کر رہی ہے؟ 99 نمبر ایم پی ایز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، اور اگر فارورڈ بلاک وہاں پر کوئی بننا ہے تو کم آپ کو توڑے بغیر اپوزیشن مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اب یہ جو وہاں پر کام سلسلہ ہو رہا ہے، فواد چودھری ان کی حکومت کے ایک بڑے ذمہ دار وزیر ہیں، آن ریکارڈ انہوں نے کہا کہ گورنر اسماعیل جو ہیں وہ ایک جادوگر ہیں، اور وہ ایسی جادوگری وہاں پر دکھائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ٹوٹ کر فارورڈ بلاک بن جائے گا اور وہاں پر حکومت تبدیل ہو جائے گی۔ تو اب اس طرح کے سارے حالات، I hate to put اتنے a nice respectable man like Chand Saab in this position. I hate to put you in this position seriously. مگر سر مجھے میں کہوں نواز شریف تو پھر اچھا تھا نا، جس نے کہا جاؤ عمران خان بنا لو خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت۔ میاں شہباز شریف نے یونیفیکیشن بلاک بنایا کاف لیگ کو توڑ کے۔ سر آپ چلیں میاں اظہر کے ٹائم کو چھوڑ دیں، میں آپ سے ابھی بات نہیں، ابھی یونیفیکیشن بلاک پچھلے دور میں، اوکے 2000 پچھلے دور میں
8 नहीं 9 था 10 था क्या सलमान तासीर 8 से 13 नहीं, लेकिन आपकी 8 से 13 हाँ ठीक है सर 8 से 13 लोकेशन ब्लॉक के जरिए सर मगर उसके बाद हुकूमत में भी आए, उससे पहले छांगा मांगा भी आया, उससे पहले बड़ा बड़ा कुछ हुआ। आप इतना दूर क्यों जा रहे हैं? अच्छा चलो नजदीक आ जाए। हम है ना सर, हम हाईलाइट करते हैं जिधर आप लोगों को आईना दिखाते हैं जिधर गलतियां करते हैं, मगर नवाज शरीफ ने क्या आपको हुकूमत नहीं बनाने दी खैबर पख्तूनख्वा में, जिसकी बुनियाद पे आप आज कह रहे हैं आप पूरे मुल्क में आए हैं? नहीं, आप ये समझते हैं कि ये जो एक्शन हो रहा है ये जस्टिफाइड है? देखिए मैं समझता हूँ कोई भी फॉरवर्ड पाथ बनाना ठीक है। अब मैं बात, कोई भी गैर जबूरी होगा तो वो गलत होगा। मुसद्दिक साहब आप क्या कहेंगे इस पे? जो भी आइन से आर्टिकल 149 की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरा क्लिप बार में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मेरा क्लिप ये चेंज नहीं होगा। कोई गैर आईनी काम होगा गलत होगा, कोई गैर जबूरी होगा गलत होगा। आर्टिकल 149 आइन का ही हिस्सा है, सही होगा अगर इतलाक कर दो। ये बड़ा ये क्या चलाऊंगी मैं क्लिप, ये चला के मैंने क्या करना है? आर्टिकल 149 का इतलाक सही होगा? मैं आपसे पूछूं आर्टिकल 149 आइन के रास्ते में रुकावट बनने सर आर्टिकल 6 भी लगाए ना, उसके रास्ते में आप लोग क्यों रुकावट बन रहे हैं? देखिए जहां तक कोई भी गैर आईनी काम होगा, आर्टिकल 6 इनको पसंद नहीं है, 149 बहुत पसंद है। मुझे भी इजाजत दीजिए शिरकत की। देखिए महर बात है कि ये हुकूमत बुनियादी तौर पे पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ है। आप अभी देखिए कि इसके बावजूद कि असेंबली सेशन में थी ये उसको मौखर कर देते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं। कौन है जब दोनों पार्लिमान चल रहे हों, आपको आइन ने प्रोविजन दी थी कि अगर ना हो रहे हों, कोई इमरजेंसी हो तो आप कोई ऑर्डिनेंस ले आएं। आप हुकूमती ऑर्डिनेंस के जरिए चलाना चाहते हैं, आप मौखर कर देते हैं इजलास, आप कमेटियों की मीटिंग नहीं होने देते, आप कानून बना देते हैं या रूल बना देते हैं पार्लियामान के। वफाक का आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने का फैसला सही है कि गलत है? तो ये आईनी इख्तियार इनका गलत है, कमाल है। ये तो इस तरह सदारती ऑर्डिनेंस की भी प्रोविजन है आइन के अंदर, लेकिन ये खास प्रोविजंस क्रिएट की गई थी इमरजेंसी के लिए, इसलिए नहीं कि कोई हुकूमत कोई और इलेक्शन अगर जीत जाए तो हम 149 लगा दें, और अगर हमारी बात पार्लियामान में हमारी मेजॉरिटी ना हो तो ऑर्डिनेंस लगा दें। ये तो अपने मुंह से इनके वुज़रा कहते रहे हैं काबीना के यहाँ पे सदारती निज़ाम होना चाहिए, अपने मुंह से कहते रहे हैं कि 18वीं तरमीम काला कानून है, तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? ये बड़ी वाज़े तौर पे पार्लिमानी निज़ाम को चंद साहब ऐसे नहीं है। मुझे आइन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजंस प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में क्वेटा में गवर्नर आज बलूचिस्तान में हमने लगाया था, वो इसलिए लगाया था कि वहां पर सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जो हजारा कम्युनिटी के लोगों की वहां पर टारगेट किलिंग थी, वो इतनी आगे निकल थी जो आज आपकी है सर। तो गुजारिश ये है कि ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजंस प्रोवाइडेड है, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में एक कोई ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज वहां पर मौजूद नहीं है। सिर्फ एक मकसद है कि वहां पर लोगों के मैंडेट को, अवाम के मैंडेट को चुराना। साहब से पूछ लूं, कामरान मुर्तजा साहब, सिंध हुकूमत में अगर आर्टिकल 149 की खिलाफ तो बात कर रहे हैं कि नहीं लगना, मगर फारूक नसीम साहब कह रहे हैं अब जरूरी हो गया। आर्टिकल 149 के निफाज का मतलब क्या है सादा अल्फाज में? इसकी डायरेक्शन टू द प्रॉमिस इन सर्टेन केसेस, ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि सूबे का इख्तियार जो है ना वो वफाक के पास लेने की वो जो है इसमें कुछ ताकत है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में वो ताकत को इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोनॉमी में जो है ना इंटरफेरेंस। कौन कौन से मामला में सर? ये एक्सेप्शनल होता है, ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी है जो प्रॉमिस की, उसको एग्जेक्टिव अथॉरिटी में जो ना वो इसमें इंटरफेरेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरा वक्त खत्म हो गया। यानी कि जरदारी साहब के क्लेम को, उनके बयानिए को बहरहाल अब वजन ज़रूर मिलेगा, जो कहते हैं कि 18वीं तम सिंध की ऑटोनॉमी यही सब कुछ ख़तरे में है, जिसकी वजह से मुझे अंदर डाला गया है। बहुत से नाक़दीन ने इसको कभी संजीदगी से नहीं लिया, मगर अब जो होने जा रहा है और कुछ माने ना माने भारा उनके इस बयान को, बयानिए को वक्त ज़रूर मिलेगी। इंशाल्लाह इस पर कल और एक्सप्लोर करेंगे। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।